नमस्कार। संभव डिजिटल ऐप पे आप सभी का स्वागत है। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उन प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने अपना जो फर्स्ट पेपर था, हमारा जो फर्स्ट पेपर था मैकेनिक्स, उस पेपर को अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और आई जस्ट होप कि वो पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी उनके जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए कि हम नोट्स है वो कहाँ से राइटअप कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे इजीली। आपको हमारे अपने जो ऐप है उसी ऐप में आपको क्या हो जाएंगे, वो नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो आज का जो लेक्चर है, उस आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, अपना जो सेकंड पेपर है, अपना जो सेकंड पेपर है बीएससी पार्ट फर्स्ट का, और सेकंड पेपर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में एक्चुअली क्या है कि वही अपनी जो फर्स्ट पेपर था उसी पेपर की तरह क्या है, 4 यूनिटें हैं, और चारों यूनिट्स में से अपन क्या करेंगे, आज फर्स्ट यूनिट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये अपनी जो है वो कौन सी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में अपन क्या करते हैं, फील्ड वेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में फील्ड क्या होते हैं। तो जो फील्ड होते हैं अपने, वो यहाँ पे अपने लिखा पड़ा है कि जो फील्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक स्केलर फील्ड होता है और एक वेक्टर फील्ड होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो क्या है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में अपन क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल है अपने पास में, कोई भी एन चार्ज पार्टिकल है या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल है या फिर चार्ज सोर्सेज है, वो जो चार्ज पार्टिकल होता है वो जब क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, अपना चार्ज पार्टिकल है वो स्टेशनरी रहता है, तब तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। जब चार्ज पार्टिकल है अपना, वो चार्ज पार्टिकल क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, एक ही सिचुएशन पे क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है, यानी उसकी वेलोसिटी की वैल्यू होती है, वो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस तरीके का अपना जो जो फील्ड जनरेट होता है, इस तरीके की सिचुएशन से अपने पास में फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये चीज़ अपन 12th क्लास में पढ़ के आए थे जब अपन ने इलेक्ट्रोस्टेट और जो मैग्नेटोस्टेट के बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। सिमिलरली अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके पास में एक्चुअली क्या होता है कि अपना जो चार्ज पार्टिकल होता है Q, उस चार्ज पार्टिकल के पास में क्या होती है, यदि वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, यदि चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, किसी एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में क्या करता है, मूव करता है। तो इस टाइप की सिचुएशन से जो फील्ड अपने पास में जनरेट होता है उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ तक अपने क्या होती है, बात समझ में आती है। और जो अब अपन एक बात बोल रहे हैं कि एक अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, एक अपन क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फील्ड का मीनिंग क्या होता है, यानी कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बता दिया कि ऐसा फील्ड जिसमें यदि चार्ज पार्टिकल है वो स्टेशनरी होता है तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और यदि चार्ज पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो वो जो फील्ड अपने पास में जनरेट होता है वो फील्ड कौन सा जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये सारी सिचुएशंस तो अपन ने कंसिडर की थी, अपन ने 12th क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। अपन ने क्या की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज भी निकाल ली थी, फिर अलग अलग केस लेके, जैसे सिलेंड्रिकल केस लेके, स्पेरिकल केस लेके अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की थी कि उन अलग अलग सिचुएशंस में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कितनी कितनी होती है। ये सारी चीज़ें अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन अपना जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक मैं यहाँ से ये बोल रही हूँ कि जो फील्ड होता है, एक्चुअल में अपने पास में जो फील्ड होता है, जो फील्ड होता है वो फील्ड एक्चुअल में अपने पास में क्या होता है, यानी फील्ड है वो फील्ड अपन किसको बोलेंगे, तो फील्ड एक्चुअल में क्या होता है कि अपने पास में कोई भी क्वांटिटी है, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी कि कोई ऐसा फील्ड होता है या फिर कोई ऐसा स्पेस होता है, उस स्पेस में अपन क्या करते हैं, अपने पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। उस ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में अगर अपन क्या करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर उस फिजिकल क्वांटिटी को राइट अप करते हैं, तो वो जो अपने पास में स्पेस होता है उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, देन मैं यहाँ से ये बोलती हूँ, सच फील्ड इन विच, देखना, सच फील्ड इन विच physical quantity physical quantity physical quantity depends upon the coordinates
upon the coordinates, depends upon the coordinates of the point of observation. यानी कि such field in which physical quantity depends upon the coordinate of the point of observation is known as field of फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अपन क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं, या फिर वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कोऑर्डिनेट्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके का जो फील्ड अपने पास में होता है, उस फील्ड को या फिर उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि जो फील्ड होता है एक्चुअली में, उस फील्ड को जैसे अपने पास में ये क्या है, ये अपने पास में कोई कोऑर्डिनेशन स्पेस है, तो यहाँ पे अपने पास में ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे कोई भी चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ है, यानी कि अपनी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज Q है, वो रखा हुआ है। तो इस चार्ज Q है, तो इस चार्ज Q को अगर अपन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो देन अपन इसको कैसे लिखेंगे, XYZ। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल होता है, वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे ये जो फिजिकल क्वांटिटी Q रखा हुआ है, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, X पे डिपेंड कर रहा है, Y पे डिपेंड कर रहा है, और Z पे डिपेंड कर रहा है। यानी 3D कोऑर्डिनेशन, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस तरीके का अपने पास में जो फॉर्मेट होता है, या इस तरीके से अपने पास में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उस मतलब इस तरीके का जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जो अपने पास में स्पेस होता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। फिर अपन बोलते हैं कि जो फील्ड होता है अपना, वो फील्ड क्या करता है, दो टाइप्स का होता है। तो अपन बोलते हैं फील्ड्स आर, देखना यहाँ से सेकंड पॉइंट लिख रही हूँ मैं, फील्ड्स आर टू टाइप्स। फील्ड होता है वो अपने पास में कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है स्केलर फील्ड, और जो सेकंड होता है अपने पास में, वो कौन सा होता है, वेक्टर फील्ड। ठीक है। यानी फील्ड है, और वो फील्ड अपने पास में कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, या कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है स्केलर फील्ड, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, वेक्टर फील्ड। तो अपन इन दोनों के बारे में, यानी कि ये जो दोनों फील्ड है, उन दोनों फील्ड्स के बारे में अपन क्या करते हैं, सेपरेटली डिस्कशन करते हैं। तो जैसे अपने पास में फर्स्ट है कि स्केलर फील्ड क्या होता है। स्केलर फील्ड, अपन स्केलर फील्ड को एक तरीके से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अपन ने जैसे अपन पढ़ते हैं कि स्केलर वेक्टर होता है अपने पास में, और अपने पास में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है, और एक अपने पास में क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, उस स्केलर क्वांटिटी के पास में क्या होता है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। उस क्वांटिटी के पास में क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, वो डायरेक्शन लेस होता है, या डायमेंशन लेस होता है। तो इस तरीके की अपने पास में जो क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसी स्केलर क्वांटिटी से अपन क्या कर सकते हैं, इस स्केलर फील्ड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। तो मैं अगर बोल लूं कि स्केलर फील्ड इन विच, देखना, स्केलर फील्ड इन विच फिजिकल quantity depends upon only and only the magnitude of physical quantity ओके। यानी क्या बोल सकते हैं अपन कि स्केलर फील्ड होता है, उस स्केलर फील्ड में क्या होती है, अपने पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो क्या करती है, सिर्फ क्या करती है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, या फिर क्या करती है, ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, और डिपेंड्स अपॉन only the coordinates. This type of field is called scalar field.
ठीक है। इस टाइप का अपने पास में जो फील्ड होता है उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर फील्ड बोलते हैं। अब अपन ये बोल सकते हैं कि जो स्केलर फील्ड होता है उसके पास में क्या नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। तो मैं सेकंड ये बोल सकती हूँ कि जो स्केलर फील्ड हैज नो डायमेंशन या हैव नॉट डायमेंशन। ओके। फिर अपन ये बोल सकते हैं कि अपने पास में जो स्केलर फील्ड होता है उस स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है। तो अपन बोलते हैं स्केलर फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय एज। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, यानी कि ये क्या करता है, ओनली इन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट होता है इसी कोऑर्डिनेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अगर अपन इस तरीके के इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा आर स्केलर फील्ड क्वांटिटी। ठीक है, आर स्केलर फील्ड क्वांटिटी। अपन ये बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है और अपने पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये जितने भी क्वांटिटीज होती है अपने पास में, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर फील्ड क्वांटिटी होती है। क्योंकि इन क्वांटिटीज के पास में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स तो होते हैं, लेकिन इन कोऑर्डिनेट्स की क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। ये डायरेक्शन लेस होते हैं या डायमेंशन लेस होते हैं। तो अपन इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर अगर अपन इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि जो स्केलर फील्ड होता है उसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां देखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि जो अपने पास में स्केलर फील्ड है उस स्केलर फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके का होता है। तो देखना अपने पास में ये कोई कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में दो सरफेसेस अवेलेबल है। ठीक है, ये दो सरफेसेस अवेलेबल है। इस सरफेस को अपन S1 बोल देते हैं, इस सरफेस को अपन क्या बोल देते हैं, S2 सरफेस बोल देते हैं। तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कंसिडर करते हैं φ1 है, और इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी हो जाएगी, φ2 हो जाएगी। अब अपने को पता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उस स्केलर क्वांटिटी के पास में क्या नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अपन यहाँ से देखना कि अपने पास में ये जो S1 सरफेस है और जो S2 सरफेस है, या फिर अपन बोल सकते हैं S1 फील्ड है और जो S2 फील्ड है, ये S1 फील्ड और S2 फील्ड है वो ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो अपन ये बोलते हैं कि जैसे मैं कंसिडर कर रही हूँ इसका जो ओरिजिन पॉइंट है इस सरफेस का, वो ओरिजिन पॉइंट ये है। तो देखना मैं अगर यहाँ से इस फिजिकल क्वांटिटी φ1 है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी φ1 है, इसके अगर क्या करती हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करती हूँ, तो देखो इसका एक तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक वाई वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और अपन बोलते हैं ये आर डिस्टेंस पे क्या है, रिप्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं ये बात करती हूँ कि अपने पास में S2 सरफेस है और इस S2 सरफेस में अपने पास में क्या है, ये φ2 इसकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि जैसे ये हो गया, तो ये कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। ये R1 सरफेस हो गई इसकी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, R2 सरफेस हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों सरफेसेज है, इन सरफेसेज में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या था, स्केलर फील्ड का फिनोमिना था कि स्केलर फील्ड एक्चुअल में क्या होता है, और अपन ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपन दूसरे फील्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो वेक्टर फील्ड होता है एक्चुअल में वो वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो देखना यहाँ से, ये यहाँ तक देख लो, अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर मैं क्या करती हूँ, आगे मूव ऑन करती हूँ। 1 मिनट समझ लो आप यहाँ से अच्छे से। अगर आप रफली इनको थोड़ा बहुत उतारना भी चाहो अपनी रफ नोटबुक में कि आप नोट्स वैसे तो प्रॉपरली तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको नोट्स थोड़ा बहुत मिले तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ से उतार लो, रफली उतार लो इनको। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, दूसरे फील्ड की बात करते हैं कि वेक्टर फील्ड एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ से देखना, अपन ने बोला था ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट स्केलर फील्ड के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, सेकंड अपना क्या है, वेक्टर फील्ड।
वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड एक्चुअल में क्या होता है कि अपन ने बोला था कि जो स्केलर फील्ड होता है वो ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अपना जो वेक्टर फील्ड होता है वो कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ में क्या करता है, उसकी डायरेक्शन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी अपने पास में कोई भी सरफेस है, उस सरफेस में यदि अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है तो उस सरफेस की डायरेक्शन पे भी क्या करता है, जो डायरेक्शन पे भी अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है, तो इस तरीके का अपने पास में जो फील्ड जनरेट होता है या इस तरीके का जो स्पेस अपने पास में होता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड बोलते हैं। तो मैं इसमें बोलती हूँ सच फील्ड in which physical quantity depends upon coordinates of physical quantity as well as direction of the surface या space. This type of field is called vector field. This type of field is called vector field. ठीक है, तो अपन उस जो वेक्टर फील्ड है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज रिटन एज फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई एक्स वाई जेड। यानी जो फाई है वो किस पर डिपेंड करता है, अपने पास में एक्स वाई जेड, और उसके साथ में डायरेक्शन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अब अपन इसके एग्जांपल्स लेके ऐसे अपने पास में एग्जांपल्स कौन से हैं, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके की अपने पास में जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वेक्टर फील्ड पे डिपेंड करती है। वेक्टर फील्ड के साथ साथ में ये क्या करती है, इसकी डायरेक्शन पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो अपन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर अपन बात करें तो के अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होता है, ये फॉर्मूला आता है अपने पास में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास में क्या आता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये होता है। तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो अपन ने लाइन ज्वाइनिंग होता है, अपना जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर होता है आर वेक्टर, उस लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो आर कैप होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और उसकी जो आरकेफ की जो डायरेक्शन होती है यानी उसके सरफेस या स्पेस की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होती है, जो लाइन ज्वाइनिंग होता है। जैसे अपने पास में ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 है और ये एक Q1 पार्टिकल है, एक कितना है Q2 पार्टिकल है। ठीक है, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल है, ये जो Q1 और जो Q2 चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, एक लाइन से अपन क्या करते हैं, एक लाइन से क्या कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं, और उस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी अपने पास में आर है। तो इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी Q1 के थ्रू Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाती है, आर कैप डायरेक्शन हो जाती है। अपन यही तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यानी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसके अलोंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, इस फिनोमिना को बोल सकते हैं। फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि इसको अगर अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये जो अपने पास में वेक्टर फील्ड है, इस वेक्टर फील्ड को अपन क्या करते हैं, ग्राफिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने पास में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखना इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अपने पास में जैसे ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक कोऑर्डिनेट्स है अपने पास में, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और ये अपने पास में क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। अपन ये बोल रहे हैं कि अपने पास में एक पाथ है, पी क्यू पाथ है, ठीक है। अपने पास में क्या है, कोई पी क्यू पाथ है। उस पी क्यू पाथ पे अपने पास में कोई भी सरफेस है, ठीक है। ये पी क्यू पाथ है, इस पी क्यू पाथ पे अपने पास में क्या है, कोई भी सरफेस है। तो अपन ये बोलते हैं कि जो सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। यानी जो एरिया की डायरेक्शन होती है, डीएस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो इस सरफेस यानी ये जो सरफेस होता है, इस सरफेस के अलोंग अपन जब टेंजेंशियल डालते हैं, अपन जो टेंजेंशियल डालते हैं या फिर ये जो पाथ पी क्यू है, इस पाथ पी क्यू के अलोंग अपन क्या करते हैं, जो टेंजेंशियल डालते हैं, वो जो टेंजेंशियल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखो अपन इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये अपने पास में क्या होगी, कोई पी क्यू पाथ हो गया, ठीक है। ये अपने पास में यहाँ पे कोई सरफेस हो गई, तो इस सरफेस की डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर टू द एरिया, यानी कि डीए वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अपने पास में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन कहते हैं अलोंग द टेंजेंशियल ऑफ सरफेस या अलोंग द टेंजेंशियल ऑफ पाथ पी क्यू। तो देखो यहाँ से इस पे जो अलोंग टेंजेंशियल ऑफ द पाथ है वो क्या हो जाएगा, यही होगा ना। ये देखो ये किसकी डायरेक्शन हो गई, फाई की डायरेक्शन हो गई। तो जो फाई की डायरेक्शन ना वो क्या होता है, अलोंग द टेंजेंशियल ऑफ द पाथ पी क्यू। अपन इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ में यदि डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है, और वो जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अलोंग द टेंजेंशियल ऑफ पाथ पी क्यू। तो अपन इस तरीके की जो फिजिकल क्वांटिटी या फिर इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड बोलते हैं। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। देखो अपन आगे इस यूनिट को क्या करते हैं, शुरू कर रहे हैं। ये इसका जो था, ये इसका इनिशियल पार्ट था कि एक्चुअल में अपन फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में फील्ड क्या होता है अपन इस बारे में डिस्कशन करना भूल जाते हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि फील्ड क्या होता है, और जो फील्ड होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। तो स्केलर फील्ड और जो वेक्टर फील्ड है वो कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उनको डिस्कस किया जाता है, तो अपन उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब अपन क्या करते हैं, अपनी इस यूनिट को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इस यूनिट में अपने को क्या क्या पार्ट पढ़ना है। ये आपके एग्जाम में आ जाता है, कई बार आपको इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती है कि फील्ड क्या होता है, और जो फील्ड के जितने भी टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के बारे में बताइए, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में बन सकता है, एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी अपन आगे इस यूनिट को बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या आता है, क्या आता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड आता है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। कि ग्रेडियंट स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड के बारे में अपने को पता है कि इसके पास में क्या नहीं होती है, मैग्नीट्यूड ही होता है, या फिर ये ओनली कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन इसके पास में नहीं होती है। तो अपन इस तरीके का क्या करते हैं, कोई भी दो सरफेस लेके काम करते हैं, ठीक है। और जो ग्रेडियंट होता है, एक्चुअल में ग्रेडियंट क्या होता है कि जो ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो यहाँ से अपन इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, डेफिनेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मैक्सिमम चेंज ऑफ रेट, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज in a physical quantity, in a physical quantity, in a physical quantity is called gradient of a, is called gradient of a स्केलर फील्ड, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यानी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाई ग्रेड फाई, इट इज रिप्रेजेंट बाई ग्रेड फाई और डेल फाई, ठीक है। ये क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है। जो डेल ऑपरेटर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और डेल फाई। ये यहाँ तक बात अपने समझ में आ जाती है, ठीक है। फिर अपन क्या बोलते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर अपन बोलते हैं कि जो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड होता है वो एक्चुअल में क्या होती है,
वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो एक्चुअल में किसको जनरेट करता है, वेक्टर फील्ड को जनरेट करता है। तो अपन इसके बारे में क्या करते हैं, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं कि ये एक खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका ग्रेडियंट, स्केलर क्वांटिटी का अगर अपन क्या करते हैं, ग्रेडियंट करते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज करते हैं, तो ये क्या करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वेक्टर फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सेकेंड अपन इससे बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ scalar field, direction of scalar field is perpendicular to the surfaces। यानी जो डायरेक्शन होती है ग्रेडियंट की, वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। यानी जो सरफेस अपन कंसीडर करते हैं उन दोनों सरफेसेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। फिर अपन इसका क्या करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, कि मैथमेटिकल एनालिसिस एक्चुअल में इसका क्या होता है। तो अपन ये कंसीडर करते हैं कि देखो अपने पास में क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक मिनट रुको। ये यहां तक अपने समझ में आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, यहां तक दो सरफेस, अपने पास में दो सरफेस है, एक सरफेस S1 है और दूसरी सरफेस अपन कंसीडर करेंगे S2। ठीक है, इसमें इसकी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, 5 है, और ये इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी, 5 + d5 है। यहाँ तक बात अपने समझ में आ गई, ठीक है। अब देखना यहाँ से, ये x कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अब अपन बोलते हैं कि इसका ये ओरिजिन पॉइंट ये है, इसका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मानते हैं कि इस पॉइंट से लेके इसको यहाँ तक इस सरफेस को मिलाने के लिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, और वो अपने पास में कितना है, r वेक्टर है। वो जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, r वेक्टर है, ठीक है, r वेक्टर है। और सरफेस S2 तक मिलाने के लिए यानी कि अपने को कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, r + dr डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, r + dr डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें देखो थोड़ी सी अपन सही से लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, r + dr वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों लाइंस को जो लाइन ज्वाइन करते हैं अपन, ये कितना हो जाता है यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, यानी सरफेस S1 और जो सरफेस S2 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr वेक्टर है। उन दोनों के बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, dr वेक्टर हो जाएगा। ये बात यहाँ तक अपने समझ में आती है। इसको अपन P पॉइंट देते हैं, इसको अपन Q पॉइंट देते हैं, यानी O से P तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, r वेक्टर है। O से Q के बीच तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, r + dr वेक्टर है। और P से Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, dr वेक्टर हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो सरफेस S1 है, इस सरफेस S2 पे अपन क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि सरफेस S1 से S2 पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। देखो अपन ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, तो इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, n कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। ये जो डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएगी, n कैप हो जाएगी, यानी जो n कैप की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, देखो इस वाले पॉइंट को यहाँ तक मिला देते हैं। ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। ये जो एंगल है अपने पास में वो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और मैंने इसको क्या बोला, ये जो इस पे क्या किया अपन ने, परपेंडिकुलर डाला है, वो परपेंडिकुलर कितना है, PR परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ तक इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का, वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। यानी अपने पास में दो सरफेसेस है, उन सरफेसेस में अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी है, एक में 5 फिजिकल क्वांटिटी है, एक में 5 + d5 फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और ये इसका पॉइंट क्या हो जाता है, ओरिजिन पॉइंट है, और इसका पॉइंट मिड पॉइंट कितना है, P है। तो O से लेके P तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, r वेक्टर हो जाएगा। एंड O से Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, r + dr वेक्टर हो जाएगा। एंड P से R यानी कि P से Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा,
डी आर वेक्टर हो जाएगा। फिर अपन बोलते हैं कि सरफेस S1 से सरफेस S2 पे अपन क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, और जो परपेंडिकुलर है अपने पास में वो कितना है, पी आर है, और जो परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगी या परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगी। अपन इसको यही बोलते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस बोलते हैं। यहाँ तक का इसका क्या होता है अपने पास में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखो आगे इसका मैं मैथमेटिकल एनालिसिस कर रही हूँ, इसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ, वो देखना आप अच्छे से एक बार। मैं बोलती हूँ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P2R, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P2, देखना यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P2Q, ये देखो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P2Q, और जो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P2R है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ तक, dn है। तो अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P2Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P2Q है वो कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कि चेंज इन स्केलर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ जो इसमें चेंज आता है स्केलर क्वांटिटी में वो कितना आता है, तो चेंज इन स्केलर क्वांटिटी, चेंज इन स्केलर क्वांटिटी, चेंज इन स्केलर क्वांटिटी बिटवीन P2R, यानी जब अपने पास में जो स्केलर क्वांटिटी है उस स्केलर क्वांटिटी में अगर आप P से लेके R पॉइंट तक अपन चेंज देखते हैं तो वो चेंज कितना हो जाएगा, देखना यहाँ से ये फाई थी, ये फाई प्लस डी फाई, ये तो दोनों के बीच में चेंज कितना आएगा, डी फाई का चेंज आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात अपने समझ में आ गई। डी फाई कैसे आया, चेंज इन स्केलर फील्ड, यानी कि ये फाई स्केलर फील्ड है और इस सरफेस का फाई प्लस डी फाई है, तो उन दोनों के बीच का जो चेंज आएगा वो चेंज कितना हो जाएगा, डी फाई आ जाएगा। तो अपन बोलते हैं सो rate of change in physical quantity, so rate of change in physical quantity between P2R कितनी हो जाएगी, डी फाई अपॉन डी आर हो जाएगी। यानी कि जो अपने पास में रेट ऑफ चेंज है, जो फिजिकल क्वांटिटी है P2R, उसमें जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी आर हो जाएगा। ये बात अपने यहाँ तक समझ में आती है। इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। इसको मैंने कौन सी इक्वेशन बोल दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन बोलते हैं कि जो अपने पास में ट्राइंगल है PQR, अपने पास में ये ट्राइंगल है PQR, तो अपन देखो यहाँ से ट्राइंगल PQR, अपन इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, dn अपॉन dr, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, dn अपॉन dr, dn अपॉन dr क्या है ये, dn तो इसका कितना क्या, ये अगर एंगल थीटा है, ये वाला इसमें क्या 90 डिग्री है, तो जो dn है वो तो कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और अपना जो dr है वो कितना बन जाएगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा dr। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी अपने पास में, dn अपॉन dr की टर्म हो जाएगी। यहाँ तक बात अपने समझ में आती है। फिर देखो यहाँ से अपन dr की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dn अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ये बात अपने समझ में आती है, यानी कि जो dr होता है वो किसके इक्वल होता है, dn अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। मैं क्या करती हूँ, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। देखना यहाँ से, अब मैं इसको देखो यहाँ से, ये देखना, ये डायग्राम तो अपने थोड़ा सा काम आएगा, इसको तो यहीं पढ़ा रहने दो। ठीक है, देखना, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन सेकंड है उसमें क्या करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर देती हूँ। तो मेरे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा, देखना यहाँ से, ये टर्म कितनी बन जाएगी अपने पास में, डी फाई अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन cos थीटा, ये टर्म बनेगी अपने पास में, यानी जो डी फाई अपॉन डी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन cos थीटा बन जाएगा। ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, देन cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। देन यहाँ से कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन
मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यही टर्म अपने पास में बनेगी, यानी जो अपन क्या बोलते हैं ग्रेडियंट को एक्चुअल में अपन क्या बोलते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एक फिजिकल क्वांटिटी। तो अपन बोलते हैं कि अगर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो जो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। देन अपने पास में डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी फाई अपॉन डी एन मैक्सिमम बन जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ इसको दोनों तरफ एन, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ डी फाई अपॉन डी आर एन केफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एन एन केफ। यानी इसको मैं अगर एन केफ की फॉर्म में लिखती हूँ तो इसी तरीके से लिखूंगी डी फाई अपॉन डी आर एन केफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एन एन केफ बन जाएगा। तो जो डी फाई अपॉन डी आर एन केफ होता है डी फाई अपॉन डी एन एन केफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो टर्म होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है डी फाई अपॉन डी आर एन केफ वो ग्रेडियंट फाई को रिप्रेजेंट करती है। यानी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देखना यहाँ से ये जो क्वांटिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। यही बात होती है अपने पास में। तो मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एन एन केप। यही टर्म अपने पास में बनेगी। तो ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डी फाई अपॉन डी एन एन केप होता है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो टर्म है ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को पता है, देखना यहाँ से। सो इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन एन केफ या फिर क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये टर्म अपने पास में क्या होती है यहाँ से डिफाइन होती है। जो इक्वेशन 3 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है विच इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फील्ड। ये बात अपने पास में यहाँ से डिफाइन होती है। फिर मैं क्या करती हूँ जो इक्वेशन 3 है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या करती हूँ रिप्रेजेंट करती हूँ। यानी कि ये तो एनकेफ की फॉर्म में है, मैं इसको क्या करती हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्या करती हूँ इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मैंने बोला इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट in Cartesian coordinate इक्वेशन 3 है उसको क्या कर दो dr के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, इक्वेशन 3 का क्या कर देते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 3 विथ dr वेक्टर। क्या करते हैं अपन जो इक्वेशन 3 है उसका क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, किसके साथ में लेते हैं dr वेक्टर के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो देखो यहाँ से इक्वेशन 3 क्या है अपनी ये ग्रेडियंट फाई डॉट dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एन एन केफ डॉट dr वेक्टर। ये टर्म देखना है अपने पास में, ये वाली जो टर्म है एन केफ डॉट dr है इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखना यहाँ से एन केफ डॉट dr है इसको अपन क्या बोल सकते हैं एन केफ का मॉड dr cos थीटा, यही हो जाएगा अपने पास में। देन ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी dr cos थीटा के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी dr cos थीटा के इक्वल हो जाएगी। देन यहाँ से ग्रेड फाई डॉट dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एन इंटू dr cos थीटा। अब अपनी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसमें dr cos थीटा था वो किसके इक्वल था dr cos थीटा था वो किसके इक्वल था dn के इक्वल था। यानी अपन ने cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था dn अपॉन dr लिखा था। तो जो dr cos थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा dn के इक्वल हो जाएगा। देन देखना यहाँ से ग्रेड फाई डॉट dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन dn इंटू dn से dn क्या हो जाएगा कैंसिल। देन ग्रेड फाई डॉट dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी फाई हो जाएगा। ये टर्म अपने पास में क्या होती है यहाँ से
डिफाइन होती है। यानी डी फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर होता है। ठीक है, ये टर्म अपने पास में डिफाइन होती है। मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दी। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब देखना आगे अपन क्या बोल रहे हैं कि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये जो फाई है वो फाई है फिजिकल क्वांटिटी है। इस फाई फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तब देखना यहाँ से, सिंस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई एक्स वाई जेड होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई एक्स वाई जेड होता है। देन यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड हो जाएगा। ये टर्म अपने पास में बनती है। देन ग्रेड फाई, ये जो है ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, देखना यहाँ से, ये वाली टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, जो ग्रेडियंट फाई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल आई कैफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसी को रिप्रेजेंट करता है। देन मैं इस टर्म को कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ से देखना, इक्वेशन 4 देखना, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 डेल अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैफ प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैफ प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के केफ। मेरे पास में एक तो टर्म ये बनती है। ठीक है, और जो डी आर वेक्टर है, जो डी आर वेक्टर है वो डी आर वेक्टर कितना होता है, डी एक्स आई केफ इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स आई केफ प्लस डी वाई जे केफ प्लस डी जेड के केफ। यानी डी फाई डॉट डी आर है, इनको मैंने किस में लिख दिया, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया। ग्रेडियंट फाई होता है वो कितना होता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केफ डेल फाई अपॉन डेल वाई जे के प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड के केफ डॉट डी एक्स आई के प्लस का डी वाई जे के प्लस का डी जेड के केफ। ये टर्म मेरे पास में बनती है। अब देखना यहाँ से मैं इस टर्म को क्या बोल सकती हूँ, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर है ये टर्म अपने पास में, और ये वाली टर्म है, देखो इस वाली टर्म को मैं किस, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास में 5 हो गया, ये इक्वेशन मेरे पास में 5 हो गया। तो देखना फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 से देखना जो अपने पास में डी फाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या इस इक्वेशन नंबर 5 है इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, आई कैफ डी फाई अपॉन डी एक्स प्लस जे कैफ डी फाई अपॉन डी वाई प्लस जे के कैफ डी फाई अपॉन डी जेड, ठीक है, इंटू डी एक्स आई कैफ प्लस डी वाई जे कैफ प्लस का डी जेड के कैफ। ये टर्म मेरे पास में बनती है। ठीक है, यानी जो डी फाई है इस डी फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म लिख सकती हूँ, डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कैफ डी फाई अपॉन डी एक्स प्लस का जे कैफ डी फाई अपॉन डी वाई प्लस का के कैफ डी फाई अपॉन डी जेड इंटू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस का डी जेड के कैफ। देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो डॉट प्रोडक्ट अपन करेंगे तो अपने पास में क्या आएगी, इक्वेशन नंबर 5 ही आएगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर है इसमें मैं क्या कर देती हूँ, इसकी ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें पुट कर देती हूँ, पुट इन इक्वेशन 4। देन मेरे पास में जो टर्म बनेगी वो कितनी बन जाएगी, ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, आई कैफ डी फाई अपॉन डी एक्स प्लस का जे कैफ डी फाई अपॉन डी वाई प्लस का के कैफ डी फाई अपॉन डी जेड, ठीक है, इनटू ये टर्म देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डी आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ये, तो डी आर वेक्टर, ठीक है, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के केफ होता है। देन डी आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस का डी जेड के केफ, ठीक है। देन मैंने इस टर्म को क्या लिख दिया, डी आर वेक्टर लिख दिया। अब देखना ये जो डी आर है वो इस डी आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन जो ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई है उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी मिलती है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे केफ प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के केफ, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू है वो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अपने को क्या मिलती है, ये मिलती है डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केफ प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे के प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड के केफ। और देखना यहाँ से ये आई केफ जे केफ और के केफ अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड होता है वो एक्चुअल में क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज
maximum rate of change in a scalar field is represent a वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी स्केलर फील्ड का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक बात अपने क्या होती है, समझ में आती है। फिर अपन क्या करते हैं, अपने पास में ये ग्रेडियंट फील्ड है, वो उसका टॉपिक अपने पास में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये जो टॉपिक है वो अपने एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वेक्टर फ्लक्स, कि वेक्टर फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है। तो वेक्टर फ्लक्स के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो क्या आता है, वेक्टर फ्लक्स। ठीक है, वेक्टर फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है, अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। 11th-12th क्लास में अपन ने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसके बारे में अपन क्या बोलते थे कि किसी भी सरफेस से पासिंग होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है, पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस from a surface, from a closed surface is called electric flux। तो सिमिलरली अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। अपन यही बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी की नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है वो किसी क्लोज सरफेस से क्या हो रही है, पास हो रही है। इस तरीके का अपने पास में जो नंबर ऑफ लाइंस होती है, उन्हीं नंबर ऑफ लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर फ्लक्स बोलते हैं। तो देखो यहां से मैं लिख सकती हूं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a closed surface of a physical quantity, किसी भी यानी फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास जो नंबर ऑफ लाइंस है वो कितनी पास हो रही है किसी भी क्लोज सरफेस पे, वो जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम perpendicular to the area, from perpendicular to the area, these number of lines are called flux of a vector quantity। ठीक है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस है वो किसी भी एरिया है उसके क्या करते हैं, एरिया के परपेंडिकुलर से जितनी भी फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती है, पास होती है, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, वेक्टर फ्लक्स बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात अपने समझ में आ गई। इट इज रिप्रेजेंट बाई फाई। इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं अपन, फाई के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अपन ये बोलते हैं कि वेक्टर फ्लक्स इसको अपन ये बोलते हैं कि मैथमेटिकली अपन जो फ्लक्स है उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो वेक्टर फ्लक्स रिमेन्स इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अपन ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो अपने पास में कौन सी है, ए वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ए एंड परपेंडिकुलर एरिया, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर फ्लक्स रिमेन्स इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ए एंड परपेंडिकुलर एरिया ऑफ फ्लक्स, परपेंडिकुलर एरिया ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये बात अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से
बोल सकते हैं कि जो वेक्टर फ्लक्स होता है उसको अपन मैथमेटिकली किस तरीके से लिखते हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी ए है और उनका जो जो सरफेस होती है परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस, करो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी नहीं आता है, परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास में, डी फाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, क्लोज सरफेस अपने पास में, तो क्लोज सरफेस को अपन इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपने पास में क्या है, क्लोज सरफेस है, तो ये देखो इसको क्लोज सरफेस को अपन इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी जो डी फाई होता है उस डी फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज सरफेस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, ठीक है। ये तो अपने पास में क्या होता है कि जो क्लोज सरफेस है उसका कोई स्मॉल पार्ट है, यानी कि अपन ने उसका क्या ले लिया, कोई एलिमेंट्री पार्ट ले लिया है, वहां से इतना फ्लक्स क्या होता है, पास होता है। अब अपन बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना फ्लक्स होता है, तो जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जो टोटल फ्लक्स फाई होता है वो कितना होता है, ए वेक्टर डॉट डी ए को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर फ्लक्स एक्चुअली में क्या होता है कि जो पासिंग नंबर ऑफ लाइंस होती है उन्हीं का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि किस उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर फ्लक्स बोलते हैं। और जो वेक्टर फ्लक्स होता है ऑलवेज उसके लिए एक इनिशियल कंडीशन होती है कि वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया से उस फिजिकल क्वांटिटी की कितनी नंबर ऑफ लाइंस वो पास हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर फ्लक्स बोलते हैं। ये अपने पास में क्या होता है, यहाँ तक अपना पार्ट डिस्कस होता है। अपन जो अपना नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि ये जो आगे इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि डाइवर्जेंस के बारे में स्टडी करेंगे और कर्ल के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होता है, कि डाइवर्जेंस क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कर्ल क्या होता है। तो इनके बारे में डिस्कशन है वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी ये यहाँ तक का पार्ट आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसमें आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो क्वांटिटीज़ होती है उसको अपन किस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इतना कोई टफ पेपर नहीं है, इस पेपर में आराम से आपके क्या हो सकते हैं, मार्क्स अच्छे गेन हो सकते हैं। ये जो पेपर है आपका वो कितने मार्क्स का होता है, 33 मार्क्स का होता है। तो इस 33 मार्क्स में से क्या होता है, 30 मार्क्स भी अपन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअल में अपन क्या करते हैं, 12th क्लास में भी पढ़ के आए होते हैं। जो 12th क्लास की जितनी भी अपनी क्वांटिटीज है वो अपन क्या करते हैं, उनको एक एक्चुअल में एक पार्ट मान के स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड अपन यूज कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, जनरल वे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि जनरल वे में अपन इनको किस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो शुरू में तो अपन इनको जनरल वे से आना, अगर अपने को जनरल वे से आएगा तभी तो अपन इनको क्या कर सकते हैं, इन जो क्वांटिटीज है जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनको रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर है वो कोई ज़्यादा खास टफ चैप्टर नहीं है, हो जाएगा आराम से, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।